हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा हम लोग AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर में जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नया सब्जेक्ट जो अभी आया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सारी ब्रांचेस के लिए ये सब्जेक्ट कॉमन है। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर का हर स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ेगा। तो अब देखिए बेटा, इसकी यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं और इसका तीसरा लेक्चर आज हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें क्या क्या है, सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स अभी हमने पढ़े थे कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। अब आज जो हम बेसिक सी प्रोग्राम पढ़ते हैं, बनाएंगे, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए बेसिक बेसिक कौन कौन से कंस्ट्रक्ट्स ऐसे हैं जो हमें समझने जरूरी है ना। देखिए, कुछ चीजें आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, कुछ चीजें सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी आप कोई थोड़ी आगे आने वाले जो सिलेबस में सी का जो सिलेबस आपको मेंशन्ड है, जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता करनी जरूरी होती हैं। तो उन बेसिक्स के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे और साथ साथ जो सिलेबस के अंदर मेंशन टॉपिक्स हैं उनको भी देखेंगे, जिससे कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बने और आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग उसमें स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स। लैंग्वेज कंपोनेंट्स का मतलब जो प्रोग्राम बनेगा, उस प्रोग्राम को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें तो क्या क्या चीजों से मिलके हमारा प्रोग्राम बनता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके अंदर जो मेन फोकस रहेगा, जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, कीवर्ड, कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ये आपके सिलेबस के अंदर मेंशन्ड भी हैं और इसके ऊपर हम खूब डिटेल के अंदर बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, AKTU में इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपकी स्लाइड के अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। ये देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, एक ये टॉपिक है, 2023-24 में ये पूछा गया था। फिर आ जाता है आपका आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एक और बार मैं बता देती हूँ, हालांकि अब काफी सारे बच्चों को आपको पता चल ही गया होगा। तो कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, जिसमें CS की सारी अलाइड ब्रांचेस इंक्लूड होती हैं, उनके लिए बेटा AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का 26-27 का नया सिलेबस जो रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आरंभ बैच 2.0 के नाम से बैच गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में ऑलरेडी लाइव है और वहां पर आप सेम 1 और सेम 2 दोनों सेमेस्टर के टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स चलेंगे, उनका कॉम्बो आप वहां पर उसमें एनरोल आप कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, अगर आपको किसी चीज का कोई डाउट है तो आप इन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा कोई क्वेरी होगी आपकी या कुछ आप जानना चाहेंगे तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा। अब पर्टिकुलरली हम अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीज पढ़ने से पहले हल्का सा आइडिया लेते हैं कि ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या है। तो जो बेसिक सी प्रोग्राम मैंने पहले बनाया था, उसी प्रोग्राम को मैं हल्का सा दोबारा से छोटा सा प्रोग्राम बनाती हूँ और उस प्रोग्राम से आपको बताऊंगी कि कंपोनेंट्स का क्या मतलब है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, ये है हैश इंक्लूड। मान लीजिए मैं कोई छोटा सा प्रोग्राम बना रही हूँ, सबसे पहले हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। ये हमने देखा था कि पहली जो लाइन होगी वो इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स होगी। तो हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h नाम की एक हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड कर ली। अब उसके बाद मैंने लिखा इंट मेन और इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, उस वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया। इसके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा बात कर चुके हैं हम पहले से, और बिल्कुल अगर किसी को कंफ्यूजन है तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी इस प्रोग्राम को लिखने का मेरा पर्पस ये नहीं है कि आपको प्रोग्राम समझ में आए, बस मैंने एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि हम ये देखेंगे कि सी लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ हमें दिखाई देते हैं, कहाँ से उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है। तो देखिए बेटा, अगर इस प्रोग्राम को एक एक करके देखूं, ध्यान से देखूं, तो इसमें मुझे क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। अब देखो, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जिससे मिलके कोई चीज बनती है वो उसका कंपोनेंट है ना। अब जैसे मैं कहूं कि ये पेन है, ये किस चीज से मिलके बना है, ये प्लास्टिक है, इसके अंदर एक छोटा सा रॉड लगा हुआ है जो बाहर निकला हुआ है ना, इसको हमने कलर किया हुआ है,
और इसके अंदर और भी 2-3 पीसेस होंगे जिनसे मिलके ये बना होगा, तो वो सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसे ही सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर जो आप लिख रहे हैं उन्हीं चीजों को तो आप डिवाइड करेंगे, वही उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, पहली बात। दूसरी कि अगर मैं इस पूरे सी प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा। या तो मुझे कुछ स्पेशल सिंबल्स मिल रहे हैं, जैसे ये एक स्पेशल सिंबल है। मान लो मुझे क्या क्या मिला, देखो मुझे स्पेशल सिंबल मिले, मुझे आई एन सी, ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ये मिले मुझे। और मुझे क्या मिला, मुझे ये ब्रैकेट्स मिले, ये भी स्पेशल सिंबल्स हैं, है ना। इक्वल टू मिले, ये भी कुछ स्पेशल सिंबल है, ऑपरेटर्स इन्हें हम कहते हैं। सेमी कॉलन मिला, है ना। फिर दोबारा PRINTF, ये क्या है, ये फंक्शन है, क्या है, ये बात बाद में सोचेंगे। फिलहाल के लिए तो ये कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, ए से लेके जेड तक के बीच में आ रहे हैं। आप लोअर केस अपर केस दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि ये आप कैपिटल में लिख सकते हैं, नहीं, ये आपको स्मॉल में लिखना है, लेकिन कैपिटल में भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें आप कैपिटल में यूज कर सकते हैं, तो कैपिटल लेटर्स भी आपको अलाउड है। और ये परसेंटाइल है ना, ये ब्रैकेट्स हैं। तो एक तरीके से अगर मैं कहूं कि पूरे प्रोग्राम को अगर आप डिवाइड कर दें छोटी छोटी चीजों में, तो एज अ होल क्या चीजें मुझे नजर आ रही है कि कैरेक्टर सेट क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज हम यहाँ कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर लिखने के लिए। तो पहली चीज तो ये है कि हम स्मॉल ए से स्मॉल जेड या कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक के अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, है ना। और हमें क्या नजर आ रहा है, और हम 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 से 9 तक के डिजिट्स हमें नजर आ रहे हैं। और हमें क्या नजर आ रहा है, ये हैश नजर आ रहा है, कॉमा नजर आ रहा है, सेमीकोलन नजर आ रहे हैं, डबल कोट्स नजर आ रहे हैं, ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, ये वाले ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है, ये नजर, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये इसके अलावा और हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े इसके कर दें, यही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं सी का कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन सी चीजों से मिलके आपका जो ये प्रोग्राम है ये बन रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अब हम पढ़ तो सी रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो पाइथन जब हम पढ़ेंगे ना, तो पाइथन में ये अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से क्लियर हो जाएगी। हम कहते हैं पाइथन में क्या क्या चीजें यूज करेंगे, तो पाइथन में भी हम इन्हीं चीजों का यूज करेंगे, ये उसका भी कैरेक्टर सेट आएगा, है ना। तो इसी तरह ये जो मैं बता रही हूँ बात, ये तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की चीज है, ये आपको ओवरऑल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं इसी तरह से इसमें एक दो चीजें ऐड हो जाएंगी, एक दो चीजें हट जाएंगी, बस किस चीज से मिलके बनता है वो उसका कैरेक्टर सेट कहलाता है। तो हम बेसिकली अगर कहें तो क्या क्या चीजें हैं, ये हैं अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं और स्पेशल सिंबल्स हैं, इन्हीं चीजों से मिलके ये बना है। स्पेशल सिंबल्स में ऑपरेटर्स भी आ जाएंगे, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, मॉड्यूलो डिवीजन हुआ, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारे ऑपरेटर्स हम यूज करेंगे। तो ये जो सिंबल्स हम बनाते हैं इनको हम स्पेशल सिंबल बोल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमने हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के छोटे 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 अगर हम भाग कर दें तो वो इन्हीं सब चीजों से मिलके बनता है। ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई। तो अब देखो सबसे पहली स्लाइड देखिए, सी लैंग्वेज के कंपोनेंट्स में सबसे पहले सी का कैरेक्टर सेट होता है। सी का कैरेक्टर सेट है, और कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है, सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। कौन कौन से वैलिड कैरेक्टर्स हैं जो एक लैंग्वेज आप लिख रहे हैं, सी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे लोअर केस में A to Z, अपर केस में A to Z, डिजिट 0 से 9 तक की, है ना, या स्पेशल कैरेक्टर्स, ये जितने भी सिंबल्स हैं ना जो इनसे अलग हैं, अल्फाबेट्स और डिजिट से अलग जो भी सिंबल्स हैं वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और साथ में व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो एक वर्ड आपने टाइप किया, उसके बाद आप स्पेस बार, लंबी सी की होती है ना स्पेस बार, उसको प्रेस करते हैं तो वो स्पेस जनरेट कर देती है। फिर आप कुछ टाइप करते हैं, फिर स्पेस जनरेट करते हैं, तो उसको व्हाइट स्पेस बोला जाता है। मतलब आप कुछ लिखा हुआ आपको नहीं दिखता, स्पेस होता है। तो व्हाइट स्पेस भी यहाँ पर एक कैरेक्टर है, अलाउड कैरेक्टर है, मतलब व्हाइट स्पेस आप यूज अपनी प्रोग्रामिंग में करेंगे। तो टैब और न्यू लाइन और स्पेस। न्यू लाइन का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर आप किसी तरह से हेलो लिख रहे हैं, अगला जो आप लिखेंगे वो अगली लाइन में आएगा वर्ड, तो यहाँ पर हम न्यू लाइन यूज कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसा कुछ हम लिखेंगे कि वो अगली लाइन में चला जाएगा। तो एम्प्टी अगर कोई चीज है, स्पेस अगर जनरेट कर रहे हैं, उसको हम व्हाइट स्पेस बोलते हैं। एंड व्हाइट स्पेस इज अलाउड इन एनी सी लैंग्वेज प्रोग्राम। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी व्हाइट स्पेस डाल सकते हैं, जहां पर उसके ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से अलाउड होगा वहां हम व्हाइट स्पेस को यूज करेंगे, लेकिन अलाउड है।
स्पेस आएगा, हर जगह स्पेस आ सकता है, काफी जगह पे आएगा, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो हो गया इसका बेसिक कैरेक्टर सेट, ठीक। अब अगली ये बात हो गई कि कैरेक्टर सेट क्या है, किन किन चीजों से मिलकर सी प्रोग्राम हम बनाते हैं। फिर आती है अगली चीज टोकन। टोकन किसे कहते हैं, इसी एग्जाम्पल पे वापस लौट के आते हैं। अब टोकन, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, क्या मिला, हैश, वो एक स्पेशल सिंबल है, आई वो एक अल्फाबेट है, एन एक अल्फाबेट है, सी एल यू डी ई सब लोअर केस में अल्फाबेट्स हैं, ये स्पेशल सिंबल है, फिर एस टी डी आई ओ अल्फाबेट है। लेकिन क्या इन यहां पर हमारे प्रोग्राम में खाली हैश का कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, खाली आई की, खाली एन की, खाली सी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो छोटी छोटी चीजें हमने बना दी ना, इन सबको ऐसे ग्रुप करना है कि वो एक टोकन बन जाए। तो टोकन क्या हुआ, टोकन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। एक प्रोग्राम को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं तो टोकन वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसका एक स्पेशल पर्पस है, या जो किसी मतलब एक एज अ होल उसका कुछ मीनिंग है। खाली हैश का कोई मीनिंग नहीं है, खाली आई का, एन का, सी का कोई मीनिंग नहीं है ना। तो उन ऐसी छोटी छोटी यूनिट्स जिसमें आप अपने कोड को डिवाइड करें एंड इट हैज सम मीनिंग एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एज टोकन। जैसे क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे ये आपका इंक्लूड, इंक्लूड आपका कीवर्ड है, तो कुछ टोकन्स क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। अभी हम देखेंगे क्या मतलब है ना। इंक्लूड इज अ कीवर्ड, ऐसे ही इंट इज अ कीवर्ड, खाली आई एन टी देखेंगे तो इंट इज अ कीवर्ड, ठीक है। ऐसे ही ए इज एन आइडेंटिफायर, ए इज एन आइडेंटिफायर, है ना। ऐसे ही आप यहां देखेंगे दिस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इस तरह कहने का मतलब क्या हुआ, दिस 10 इज अ कांस्टेंट। बस एग्जांपल के लिए इस तरह से समझ लो, है ना। स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, छोटे छोटे भाग जिनका इंडिविजुअल जो अपना मीनिंग कैरी करते हैं, जिनको आप इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको हम टोकन कहते हैं। तो अलग अलग टाइप के टोकन्स हम देखेंगे कि कितने तरह के यहाँ पर टोकन्स होते हैं। अब ऐसे यहाँ पर ये पूरी ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, दिस इज हाउ वी राइट इट, ठीक है बेटा। तो अब देखो, अब चेक करो, तो टोकन्स क्या है, टोकन पे आते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, कॉन्स्टेंट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, ऑपरेटर्स, स्पेशल सिंबल्स, ये सारे आपके टोकन्स होते हैं जिनको आप इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ कोई चीज मर्ज होकर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती, है ना, जिनका अपना अलग इंडिविजुअलिटी जो है वो होती है। जैसे अब यहां पर देखो, खाली हैश की कोई इंडिविजुअल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन इसकी है। ये क्या है, एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। ऐसे ही ये जो है ये एक सेमीकोलन है या स्पेशल सिंबल है। तो इस तरह ये सारे के सारे आपके टोकन्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा, जिनकी स्पेशल, जिनकी इंडिविजुअल मीनिंग होती है, जिन्हें फर्दर आपको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोग्राम के अंदर टोकन कहलाती है। तो अब टोकन कितने टाइप के होते हैं, यहां से हमें समझ में आ रहा है। कीवर्ड होता है, ये आपका आइडेंटिफायर होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ऑल दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ टोकन्स। तो अब हम इन्हें इंडिविजुअली देखते हैं कि अलग 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 इनका क्या मतलब है, कितनी तरह की ये चीजें हमारी सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं। तो देखिए, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को प्रोग्राम बना के देंगे, उसके ग्रामेटिकल रूल्स यूज करके इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने में हम किन किन चीजों का यूज करेंगे उनके बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स की बात करते हैं। अब कीवर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। पहले सी में कुछ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, जिनकी आप स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, जिनको आप अगर वो लोअर केस में लिखे हैं तो आप उन्हें अपर केस में चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज उनका जो मीनिंग है वो सी की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड है। जहां पर उनका यूज है आप डायरेक्टली उठा के उन्हें यूज करेंगे। उस नाम की जो चीज है, वो जो भी स्पेलिंग्स वो आप पढ़ेंगे, 32 टोटल कीवर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं सी की लाइब्रेरी में, वो वही यूज होंगे जहां पर उनके लिए डेजिग्नेटेड
यूसेज या एप्लीकेशन उनकी होगी। उसके अलावा आप उस नाम का कोई वेरिएबल अपनी तरफ से नहीं ले सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इंक्लूड नाम का कोई कीवर्ड है, तो मैं आपसे अब यूजर अगर अपनी तरफ से कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे हम वेरिएबल का नाम एक्स लेते हैं ना, लेट एक्स बी अ नंबर, जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लो कोई कैलकुलेशन करनी है तो हम एक वेरिएबल एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो हम जो कीवर्ड्स हैं उस नाम का कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि यूजर अपनी तरफ से कोई नाम मान के चल रहा है ना, यूजर अपनी तरफ से किसी चीज को नाम दे के चल रहा है कि ये है, तो वो नाम कीवर्ड का नहीं होना चाहिए। कीवर्ड जैसा सेम नाम हम यूज नहीं कर सकते। अभी ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो क्या है देखिए, दीज आर टोटल 32 रिजर्व्ड वर्ड्स। पहले से इनका मीनिंग जो है वो फिक्स है, रिजर्व्ड है। इन वर्ड्स को आप और किसी चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। हैविंग प्री डिफाइंड मीनिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जिस काम के लिए बने उसी के लिए यूज होंगे। आप अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अपने हिसाब से यूज भी नहीं कर सकते। जहां पर ये यूज हो सकते हैं वहीं यूज होंगे, आपके हिसाब से यूसेज एप्लीकेशन इनकी चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल, ऑटो, लॉन्ग, कैर, शॉर्ट, ये सब आपके कीवर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका ये जो प्रोग्राम का एग्जाम्पल आपने देखा, इसमें जितने भी अब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तो वहां मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। यहाँ ये इंक्लूड एक कीवर्ड है, इंट एक कीवर्ड है ना, रिटर्न एक कीवर्ड है। ये 3 कीवर्ड्स आपको इस प्रोग्राम में देखने को मिल रहे हैं। तो रिटर्न हमेशा रिटर्न करने के लिए यूज होगा, इंट हमेशा डेटा टाइप या रिटर्न टाइप मेंशन करने के लिए यूज होगा, इंक्लूड हमेशा हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए यूज होगा। तो प्रीडिफाइंड मीनिंग है इनका, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या कह रही थी, जैसे मान लो इंट ए मैंने लिया, तो यहाँ इंट की जगह रिटर्न नाम का अगर मैं वेरिएबल ले लूं तो मैं नहीं ले सकती, गलत है, क्योंकि रिटर्न एक कीवर्ड है। इस नाम का कोई नया वेरिएबल नहीं ले सकते। ये कीवर्ड है जिसका काम सिर्फ वैल्यू रिटर्न करने के लिए ही यूज होगा। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या हुए, कीवर्ड्स वो फिक्स्ड रिजर्व्ड 32 वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सी की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइंड है। आप उसको रैंडमली कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग यूज नहीं कर सकते। अब जब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में तो अलग अलग कीवर्ड्स आपको खुद देखने को मिलेंगे, अलग से याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। आप कोड के अंदर ही आप उन्हें याद कर पाएंगे कि किस किस कोड में किस किस चीज में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका आइडेंटिफायर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइडेंटिफायर किसको कहते हैं, इस बात को समझना है ना। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर इसके बारे में करते हैं। देखिए बेटा, मैं आपसे कह रही हूं कि आप एक नंबर पे काम करिए। मैंने मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप एक नंबर की वैल्यू यूजर से इनपुट कराइए, है ना, और फिर उस वैल्यू को प्रिंट कीजिए। हमने लास्ट लेक्चर में स्कैनएफ ऑपरेशन पढ़ा था, मैंने आपको प्रिंटएफ और स्कैनएफ के बारे में बताया था, है ना। उसके बारे में हल्का सा आइडिया लेते हैं तो आपको आइडेंटिफायर की पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या मतलब होता है, मैं कह रही हूँ कि एक नंबर मुझे इनपुट कराना है, तो वो नंबर जो इनपुट होगा वो कहाँ स्टोर होगा जाके, उसे कोई ना कोई मेमोरी चाहिए। भाई कंप्यूटर में मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप भाई 2 नंबर को ऐड करके मुझे आंसर बताइए, या मैं जो आपको नंबर बता रही हूँ बताइए मैंने कौन सा नंबर बताया, तो जो मैं नंबर बताऊंगी वो आपकी मेमोरी में स्टोर होगा, वहीं से तो पढ़ समझ के याद रिकॉल करके आप मुझे बताएंगे कि मैंने आपको क्या कहा। तो इसी तरह अगर मैं कंप्यूटर को कोई नंबर इनपुट दे रही हूँ तो कंप्यूटर भी उसे अपनी मेमोरी में सेव करके रखेगा। बिल्कुल क्लियर बात है। तो आइडेंटिफायर का रोल कहाँ पर आता है, जो भी चीज, अब एक और पिक्चर समझो। मान लीजिए हम जैसे सी की बात कर रहे हैं, तो सी के अंदर बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं। सी ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। तो एक ट्रांसलेटर है प्रोग्राम के और कंप्यूटर के मशीन के बीच में जिसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, वो सारी की सारी बातें समझता है और मशीन को समझाता है, ऐसे समझ लो। सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। अब मान लीजिए कोई चीज कंपाइलर को ही समझ में नहीं आई, तो वो मशीन को कैसे समझाएगा, नहीं समझा सकता। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कंपाइलर नहीं समझ पाएगा, भाई कंपाइलर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है, कंपाइलर के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। कंपाइलर को सिर्फ और सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स पता है, उसको सी प्रोग्रामिंग के ग्रामेटिकल रूल्स पता है कि आप अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो तो उसमें ये ग्रामर के रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। अगर आप वो ग्रामर के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो वो एरर जनरेट करेगा, वो कहेगा ग्रामर ठीक करो, पहले मैं समझा ही नहीं तुम क्या कह रहे हो, मैं मशीन को कैसे समझाऊंगा, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि कंपाइलर को वो सारी चीजें पता हैं जो सी के अंदर पहले से बनी हुई हैं। लेकिन अगर कोई चीज यूजर अपनी मर्जी से क्रिएट करना चाहता है तो कंपाइलर उसके बारे में नहीं जानता।
है ना। तो यूजर को प्रोग्राम में कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई मैं अपने हिसाब से ये चीज क्रिएट कर रहा हूं। और कंपाइलर का काम अब क्या होता है, अब जो भी चीज नई क्रिएट हुई उसको मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। मान लो हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू हम स्टोर कराएंगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कहीं मेमोरी में स्टोर कराना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेशन होगा, है ना। तो इसका मतलब जो भी वेरिएबल यूजर बना रहा है उसको कंपाइलर को उसे बताना पड़ेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं डिक्लेरेशन। कोई भी चीज आप चाहे फंक्शन बनाओ, आगे जाके आप एरे क्रिएट करो, आप वेरिएबल क्रिएट करो, एनीथिंग विच द यूजर इज क्रिएटिंग ऑन हिज बिहाफ, ही और शी विल हैव टू डिक्लेयर इट टू द कंपाइलर कि भाई हम ये बना रहे हैं, इसको आप एक्सेप्ट कर ले। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे ए नाम का कोई वेरिएबल बनाना है, मुझे ए नाम का एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मुझे कोई वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मान लो मैंने लिखा, किस तरह से कह सकते हैं, चलो एक छोटा सा कोड मैं बना देती हूँ, वहां पर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। हैश, या इसी को इंक्लूड कर देते हैं, इसी में चेंजेस कर लेंगे। यही है, इसी में समझो, चलो छोड़ो। देखो, मान लो मैंने लिखा इंट ए सेमीकोलन, है ना, इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन, दिस इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब, इस डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि आप प्रोग्रामर कंपाइलर को ये बता रहा है कि ए नाम का एक वेरिएबल मैंने अपने कोड में क्रिएट किया है और मैं आपको बता रहा हूं कि ए नाम का एक वेरिएबल मैं अपने कोड में यूज करूंगा, और वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू आप उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। मैं किस लिए एक वेरिएबल बना रहा हूं कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कराऊंगा। ये इन्फॉर्मेशन कौन बता रहा है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्रामर बता रहा है कंपाइलर को। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन कंपाइलर के लिए है कि भाई वी आर डिक्लेयरिंग, हम बता रहे हैं कि ए नाम का एक वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और उस वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। अब ये टाइप, डेटा टाइप अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अभी ये समझिए कि उसका नाम है ए और उसका टाइप है इंटीजर। अब ये जो नाम है ए, इस नाम को आपने कैसे डिसाइड किया, ये नाम किसका है, अब इस बात को समझिए। तो ये डिक्लेरेशन के बाद क्या होता है, जब भी आप इस तरह का कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, इसको मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे ये कोड कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर को पता चलता है कि अच्छा ए नाम का एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो वहां पर उसको एक मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी ब्लॉक उसको एलोकेट हुआ। मेमोरी ब्लॉक कितने साइज का होगा, अब कंप्यूटर की मेमोरी 010101 की फॉर्म में होती है ना, उसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो 01 की फॉर्म में होता है। अब अ सिंगल बिट, स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ स्टोरेज है वो है बिट। भाई एक बिट में ही तो आप, सिंगल बिट में एक वैल्यू या तो 0 या 1 आप स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ नंबर ऑफ बाइट्स, जैसे हम ये कह सकते हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 8 बिट्स को मिला दो तो 1 बाइट बनता है। अभी फिलहाल ये समझो, तो ये जो मेमोरी एलोकेट हुई रैम के अंदर, जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर जो भी चीज आप क्रिएट कर रहे हैं उसे मेमोरी में स्टोर तो कराना ही पड़ेगा। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। तो रैम जो होती है ना आपके कंप्यूटर में, रैम में उसको स्पेस एलोकेट होती है, तो ये जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हो ये रैम में क्रिएट हो रहे हैं, ये मानिए आप। ठीक है, तो रैम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके, जैसे रैम तो बहुत बड़ी मेमोरी है, उसके अंदर भी एड्रेसेस हैं, पूरी मेमोरी के अंदर अलग अलग बाइट्स के एड्रेसेस हैं। तो ये जो आपको मेमोरी मिली इसका क्या एड्रेस है ये तो हमें नहीं पता, तो ये काम पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप मेमोरी एलोकेट करा देता है। मान लो इसका एड्रेस 1000 है, एग्जाम के लिए मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि जहां भी इसे मेमोरी मिली 1000 एड्रेस पर इसको मेमोरी मिल गई। अब इस मेमोरी का जो नाम है, इस एरिया का जो नाम है, वो नाम है ए। इस पूरी मेमोरी का ये जो पूरा स्पेस ये एलोकेट हुआ, इस एरिया का या इस स्पेस का नाम है ए। या मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि इस पूरे मेमोरी एरिया को, जब तक आपका कोड चल रहा है, इस पूरे मेमोरी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसका नामकरण किया है और इसका नाम रखा है ए। इसलिए इस ए को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। दिस ए इज नोन एज आइडेंटिफायर।
क्यों कहते हैं आइडेंटिफायर? क्योंकि ये इस मेमोरी एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। आपका जो नाम है वो आपका आइडेंटिफायर है, आप अपने नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम में ये जो मेमोरी स्पेस है जिसके अंदर हम डेटा को सेव करेंगे वो ए नाम से जाना जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पहले ही एग्जिस्ट करती हैं। जो यूजर ने बना रखी है, जो यूजर कोई चीज बना रहा है तो उसका नामकरण कौन कर रहा है? यूजर। यूजर उसका नाम अपने हिसाब से रखेगा, तो वो नाम जो है वो आइडेंटिफायर है। गॉट इट? वैसे तो ए एक वेरिएबल है, बहुत ध्यान से समझना है। वैसे तो ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है मैथ्स में बताओ? वेरिएबल वो एक ऐसी यूनिट है, या वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर आप अलग अलग वैल्यूज रख सकते हो। जिसके अंदर आपने पहले एक वैल्यू रखी, उस वैल्यू को चेंज करके आप उसमें दूसरी वैल्यू रख सकते हो। तो वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर ए एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज रख सकते हैं, है ना। मान लीजिए इसके बाद अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा? a के अंदर मैंने जाके 10 स्टोर कर दिया, है ना। अब मान लो इसके बाद मैं लिख दूं a इज इक्वल टू 20, तो अब ये 10 जो होगा ये हट के 20 हो जाएगा, इसलिए ये एक वेरिएबल है। क्योंकि इसमें जो वैल्यू आपने रखी उस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। दैट वैल्यू कैन बी मॉडिफाइड, देन इट बिकम्स अ वेरिएबल। लेकिन जो वेरिएबल का नाम है वो आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि वो एक मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आ जाओ अपनी स्लाइड पे। तो आप अब क्या मतलब समझ में आया कि जो भी चीज यूजर बनाएगा, जब भी हम कोई एरे क्रिएट करेंगे, कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कोई फंक्शन क्रिएट करेंगे, या कोई स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, वो सारे आइडेंटिफायर होंगे। जिस जिस चीज का नाम यूजर रखेगा ना वो सब आइडेंटिफायर होंगे। अब देखिए, तो आइडेंटिफायर रेफर्स टू द यूजर डिफाइंड नेम्स ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन, एरे मेड अप ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ये चीज एक इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इट इज मेड अप ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब क्या हुआ इस बात का? और ये दूसरी बात है ना। क्या है मतलब? यहाँ पे आ जाओ, देखो, पहले यहाँ आ जाओ। अब आइडेंटिफायर आपको लिखना है ना। हमें पता है कि जब हम आइडेंटिफायर को लिखेंगे, जब भी हम आइडेंटिफायर को लिखेंगे तो क्या है, क्या क्या चीजें हैं जिनका यूज करके हम नाम रख सकते हैं? भाई हमारे पास अल्फाबेट्स हैं A to Z, स्मॉल में, कैपिटल में। हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक की, और हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं। इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन बना के तो हम नाम रखेंगे किसी भी चीज का, क्योंकि इनके अलावा कोई चीज हम रख ही नहीं सकते। और स्पेस है, स्पेस भी यूज कर सकते हैं। तो इनमें से कौन कौन सी चीजें, क्या हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं वेरिएबल का नाम बनाने में या आइडेंटिफायर का नाम बनाने में? नहीं। पहले से फिक्स्ड है क्या, कि आप सिर्फ 3 चीजें यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं? एक तो आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट्स में स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड। दूसरा, आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट। या फिर स्पेशल सिंबल में स्पेशल सिंबल की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर आप जानते हैं क्या होता है? अगर मैं इस तरह से कहूं ऐसे, ये दिस इज कॉल्ड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर इज अलाउड, है ना। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये तो डैश है। अगर मैं कहूं हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, तो जो ये नीचे की तरफ आती है ना लाइन, दिस इज कॉल्ड अंडरस्कोर, है ना। तो दिस अंडरस्कोर इज अलाउड। तो क्या क्या चीजों से मिलके आपका आइडेंटिफायर बन सकता है? आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, कोई कॉम्बिनेशन उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप स्पेशल सिंबल में हैश, कॉमा, ब्रैकेट, वाइट स्पेस, है ना, सेमी कॉलन, या आपने प्लस माइनस, ये सब चीजें आप किसी आइडेंटिफायर के नाम में यूज नहीं कर सकते। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो स्पेशल सिंबल में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को अलाउ किया गया है और कोई स्पेस अलाउड नहीं है। बाकी लोअर केस, अपर केस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल का नाम आपने बनाया सपोज इंट, मान लो ऐसा कोई वेरिएबल आपने बनाया इंट और एसआई। मान लो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कोई वेरिएबल आप बनाए एसआई।
तो आप अपने कोड में कहीं आगे जाके इसको स्मॉल में ऐसा ही नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सी जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब अगर कोई चीज आपने क्रिएट करी है, आपने उसका नाम रखा है कैपिटल लेटर में, तो आप कैपिटल लेटर में ही उसे यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि एस आई को लोअर केस में यूज कर लेंगे, फिक्स है फिर वो, ठीक है। तो जो चीज आप नाम बना रहे हैं तो वो उस नाम के हिसाब से अपनी वैल्यू को फिक्स कर लेगा, उसको आप केस उसका चेंज नहीं कर सकते, लोअर अपर में चेंज नहीं कर सकते। इतनी बात हो गई। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन एक वैलिड आइडेंटिफायर का नाम है? नहीं, उसमें भी कुछ रूल है। क्या रूल है कि आप अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल से आइडेंटिफायर का नाम शुरू कर सकते हैं, लेकिन डिजिट से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं आप? शुरू में अल्फाबेट से स्टार्ट करिए नाम, या फिर स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर से अलाउड करिए, लेकिन डिजिट से आप किसी वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकते। तो देखिए क्या क्या चीजें हुई। तो देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग एंड आइडेंटिफायर। क्या क्या रूल्स हैं? पहला, इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर अलाउड है, डिजिट से आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ए बी सी 1 2 3 और अंडरस्कोर, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? बताइए। स्टार्ट हो रहा है डिजिट अल्फाबेट से, है ना, और अल्फाबेट और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, अंडरस्कोर भी आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। फिर आ जाओ अंडरस्कोर ए बी सी 1 2 3, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है। अंडरस्कोर को थोड़ा सा नीचे की तरफ बना देते हैं, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो अगेन दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अगर मैं लिखूं 1 ए अंडरस्कोर 2 3 सी बी, क्या ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है? नहीं। अब ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट वैलिड। आई होप दिस टॉपिक दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड, है ना। क्या हुआ कि भाई पहले से पता है कि फिक्स्ड जो आपका स्पेशल सिंबल है उसमें सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, लेकिन नंबर जो डिजिट है उससे वेरिएबल का नाम आपको शुरू नहीं करना, चाहे अंडरस्कोर से कर लो चाहे डिजिट्स उससे कर लो, अल्फाबेट से कर लो। अब देखिए आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर इट कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट हो या अंडरस्कोर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि अब जैसे ये जो ऑलरेडी बात आ गई आपकी कि फर्स्ट लेटर के बाद मान लो 1 है, उसके बाद आपने ए लिखा, फिर अंडरस्कोर बी सी, फिर 2 3, तो दिस इज अलाउड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले या पहला अंडर 1 हो, सॉरी पहला ये अलाउड नहीं है, मतलब इसके बाद अलाउड नहीं है। तो इट कैन कंटेन, मतलब पहले के बाद पहला जो होना चाहिए वो अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब कुछ भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके। नो स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस आर अलाउड, मतलब क्या हुआ इसका? देखिए अगर हमने कहा ए बी हैश 2 3, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि हैश अलाउड नहीं है। अब मैंने कहा सपोज मान लीजिए x अंडरस्कोर 23 स्पेस 5, क्या ये अलाउड है? नहीं, क्योंकि ये वाइट स्पेस है, दिस इज नॉट अलाउड, है ना, वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। 2 3 5 मतलब आप स्पेस नहीं दे सकते, तो दिस स्पेस नॉट अलाउड, है ना। स्पेस भी क्या है? एक कैरेक्टर है, तो अगेन दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है बेटा। तो ये कह रहे हैं कि नो स्पेशल कैरेक्टर और स्पेसेस आर अलाउड एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये यहां ना लिख के अंडरस्कोर के लिए लिख देती हूँ, नो स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, है ना। अंडरस्कोर को छोड़ के कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं है। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है अभी। जैसे अगर मैं कहूँ कि इंट और इसके बाद आपने एक और लिख दिया रिटर्न, मान लो रिटर्न नाम का आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो रिटर्न है ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है, गलत है ना। किसी भी कीवर्ड के नाम का कोई आइडेंटिफायर आप नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि उसका पहले से वेल डिफाइंड मीनिंग है, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, दिस इज नॉट करेक्ट, नहीं हो सकता। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मान लीजिए आप कोई कैपिटल लेटर में आइडेंटिफाई कुछ क्रिएट करते हैं, तो अगर आप उसे स्मॉल लेटर में यूज करते हैं लेटर ऑन,
तो वो एक एरर प्रोड्यूस कर देगा। कंपाइलर कहेगा भाई आपने तो कैपिटल एस आई के नाम का बनाया था, है ना, और यूज कर रहे हैं आप स्मॉल एस आई, तो कंपाइलर विल क्रिएट एन एरर। सी केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, लिख देती हूँ यहाँ पर। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होगा, देखो एग्जाम्पल में बताती हूँ। देखिए मान लीजिए आपने लिखा है इंट एस आई, तो ये एक आइडेंटिफायर है इन, देखिए दिस आइडेंटिफायर इन अपर केस, है ना, ये अपर केस में है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्राम अगर आपने यूज कर लिया एस आई इज इक्वल टू 3, तो अब इस केस में कंपाइलर विल जनरेट एरर। क्या एरर जनरेट करेगा कि ये दिस एस आई इज इन लोअर केस। लोअर केस में आप इसे यूज नहीं कर सकते, जिस आइडेंटिफायर का नाम आपने अपर केस में रखा है उसको आप अपर केस में ही यूज करिए, तो कंपाइलर यहाँ पर एरर प्रोड्यूस करता है। तो दीज आर सम रूल्स फॉर नेमिंग एन आइडेंटिफायर। मेन बात क्या है कि आप डिजिट, अंडरस्कोर और स्पेशल सिंबल मतलब और आपके अल्फाबेट्स, इसके अलावा आप कोई भी चीज आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट वो चीज है जिसकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। हमें पता है 2, 3, 5, 2.5, 8.6, एनीथिंग, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। अभी तक हमें मैथ्स में ये देखे हमने। तो फिक्स्ड वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। तो सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से टाइप के कॉन्स्टेंट्स हैं जो ये सपोर्ट करता है वो देखना है। सबसे पहले आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड अगेन क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? दो तरह के बेसिकली कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं। एक है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा है कैरेक्टर कांस्टेंट। इस बात का मतलब क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स आएंगी, कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। ए बी सी डी आप इसमें नहीं लिख सकते, कोई स्पेशल सिंबल भी नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का यूज करके ये बनते हैं, है ना। तो यूज न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? यूज डिजिट्स, 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ये यूज करते हैं। ऐसे कॉन्स्टेंट्स को हम न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में हम मे यूज क्या? ऑल कैरेक्टर सेट, सी कैरेक्टर सेट। सी के कैरेक्टर सेट में जो जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, उन सब का यूज बना करके आप कैरेक्टर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। डिजिट भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी यूज कर सकते हैं, और आप इसमें अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स में सब चीज अलाउड है, लेकिन न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स अलाउड है। ये बात तो हमें पता ही है, ये चीज हम नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के टर्म में हम बात करते हैं कि जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है बेटा, वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इंटीजर कांस्टेंट और एक होते हैं रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिसके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। वो कांस्टेंट जिनके अंदर, वो कांस्टेंट जो डिजिट से मिलके बने हैं, सिर्फ डिजिट होती है और उनके अंदर कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ऐसे कांस्टेंट्स को हम इंटीजर कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं क्या 10 एक इंटीजर कांस्टेंट है? अगर मैं कहूं -8 एक इंटीजर कांस्टेंट है, -8 भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स, ये बात हम जानते हैं, है ना। या 123 एक इंटीजर कांस्टेंट है। तो इस तरह के जो कांस्टेंट्स होते हैं ये सारे आपके हो गए इंटीजर कांस्टेंट्स, एग्जांपल हो गए ये, है ना, इनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अब रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि 4.5 एक रियल कांस्टेंट है, -8.6 एक रियल कांस्टेंट है। इवन अगर मैं कहूं 25.0 तो दिस इज ऑल्सो अ वैलिड रियल कांस्टेंट, है ना। 0.0 तो है, आपने अगर डेसिमल पॉइंट लगा भी दिया ना कंप्यूटर में, मैथ्स में तो अगर आप 25.0 कहोगे तो आप कहोगे कि भाई इसमें तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो 25 है। लेकिन कंप्यूटर में अगर 25.0 और 25 दोनों चीजें अलग अलग हैं। कंप्यूटर के अंदर आप 25 और 25.0 को सेम नहीं कह सकते, दोनों बातें अलग हैं, ठीक है। मेमोरी स्पेस का साइज भी अलग अलग लेते हैं इनफैक्ट, ठीक है बेटा। तो इसलिए दोनों चीजें अलग हैं। तो यहां पर क्या बात होगी, ये देखो, चलो इसको दोबारा लिख देती हूँ। दिस इज 25.0। तो
इस तरह के जो कांस्टेंट्स होते हैं वो रियल कांस्टेंट होते हैं, जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है। ये हो गया इसका इंटीजर पार्ट और ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल पॉइंट के आगे वाला जो है वो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटीजर कांस्टेंट के भी मल्टीपल टाइप हम बना सकते हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इंटीजर के अंदर भी मल्टीपल टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं। अब अगर आप लोगों ने 12th तक जब आपने पढ़ा तो आपने अगर उसमें नंबर कन्वर्जन्स पढ़े हो तो अलग अलग टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके हिसाब से जो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं अलग अलग नंबर सिस्टम में हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो इसकी क्लासेस बना देता है ना। तो चलो इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम बाद में समझेंगे, पहले हल्का सा इसको मैं बताती हूँ तभी ये चीज समझ में आएगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये समझो कि अगर मैं डेसिमल कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो इंटीजर्स आते हैं उनको आप कैसे लिखेंगे? वो 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो उसके अंदर होती हैं, और इनका जो बेस होता है वो होता है 10। बेस 10 का मतलब क्या हुआ? बेस 10 का मतलब है कि इसके अंदर अंदर बेस 10 मतलब 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स होंगी वो इसके अंदर अलाउड होंगी। ठीक है, फिर एक आता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स अलाउड है। किसी भी नंबर को अगर आप लिखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स आप यूज करेंगे, और इसका जो बेस है वो होता है 8। ऑक्टल का मतलब 8। फिर आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या है? 0 से लेके 9 तक की तो डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक की तो डिजिट्स हैं, और इसके आगे 10, 11, 12, 13, 14 और 15 इन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग आप डिजिट्स यूज, ये अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इनके करस्पॉन्डिंग हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ए बी सी डी ई एफ कैपिटल। ठीक है, तो मतलब 0 से लेके 9 तक की तो डिजिट्स यूज होती हैं, और बाकी 10 से लेके 15 तक की टोटल ए बी सी डी ई एफ यूज होते हैं, ऐसे लिखते हैं 10 को। तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी? इसका जो बेस है वो कितना है? 16। तो एक तरीके से 0 से 15 तक इसे अलाउड, भाई देखो ऑक्टल का बेस 8 था तो 0 से 7 तक अलाउड कर रहा था, डेसिमल का बेस 10 है तो 0 से 9 तक अलाउड कर रहा है, इसका बेस 16 है तो 0 से 15 तक अलाउ करेगा, लेकिन 15 तक की इंडिविजुअल डिजिट्स तो मिलेंगी नहीं, तो 0 से लेके 9 तक की तो डिजिट्स हो गई, और 10 से 15 तक ये जो नंबर्स हैं इनको नंबर्स को हम हेक्साडेसिमल के रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। मतलब जहां 10 होगा उसकी जगह हम ए लिखेंगे, जहां 11 होगा उसकी जगह बी लिखेंगे, एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ? ये अलग अलग नंबर सिस्टम के हिसाब से जो इंटीजर्स होंगे उनको हम लिख सकते हैं। मतलब कोई इंटीजर अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो इंटीजर की वैल्यू अलग होगी, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उसकी वैल्यू अलग होगी। नेचुरल सी बात है। तो इसका मतलब इन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बीच में हम वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कन्वर्जन कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई वैल्यू है 10, या चलो एक अलग स्लाइड पे मैं बताती हूँ इस चीज को, है ना, इसके बारे में बताती हूँ, या कन्वर्जन समझ लेते हैं, है ना। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, है ना, आपस में, या ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, है ना। इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा लिख देती हूँ, चलो छोड़ो, जो चीज रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना उतना देखते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल
टू डेसिमल कन्वर्जन। मतलब कोई चीज अगर हमें ऑक्टल में दी है तो हम उसे हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करें, मतलब डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और हेक्साडेसिमल है तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे, इन दोनों से डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो देखिए अब इनका बेस क्या है। मान लीजिए मैंने लिखा 16 या 18 और ये 18 मैंने, बहुत ध्यान से देखना, इस 18 को मैंने ऑक्टल में लिखा हुआ है, मतलब इसका बेस है 8। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। 18 को मैंने ऑक्टल में लिखा हुआ है, तो अगर ये ऑक्टल में है तो इसका मतलब मुझे इसे हेक्साडेसिमल, अगर मान लो मुझे इसे डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, जिस बेस से मुझे डेसिमल में बनाना है वो क्या है 8। तो हमें क्या करना है, इस 8 के करस्पॉन्डिंग हम करेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस, फिर यहां आ जाओ इस 1 के करस्पॉन्डिंग फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 2। मतलब जो बेस है जिससे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस की पावर लगानी है। देखो उस बेस की पावर्स लगानी है। दिस 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1। ये 8 क्या है, ये बेस है, जो बेस जिस बेस से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 8 की पावर 1 प्लस अगला वाला डिजिट क्या है 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 2। तो ये 1 2 3 पावर जो है ये 1 2 3 बढ़ती चली जाती है, लेफ्ट की तरफ चलते हैं। तो अब इसे हम कंप्यूट कर लेंगे, जो आंसर आया वो इसका डेसिमल वर्जन है। तो ये क्या है 8 8 जा 64 प्लस 8 8 जा अगेन 64, तो ये आ गया आपका 128। ठीक है, क्या आया, अच्छा 8 सॉरी 8 रेज़ टू द पावर 0 है ये। एक मिनट देखो बेटा, मान लीजिए ये है 18, थोड़ा खुला खुला मैं लिख देती हूँ, 18 है ऑक्टल में और आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है। तो किस तरह से करोगे, चलो पेन चेंज करके बताती हूँ ताकि दिखे। इसको 8 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, 8 की पावर 1, ठीक है, इस तरह से हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 8 इसके साथ 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 0 प्लस इसको 8 की पावर 1 से 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू द पावर 1। तो क्या आया ये 8 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 0 क्या हो गया 1, दिस इज 1। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो कितना आ गया ये आपका 8 प्लस 8 16। तो हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू आपकी डेसिमल में इसकी वैल्यू आपकी 69। तो आप ये कहेंगे कि अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई वैल्यू 18 है और आप उसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको 16 मिलेगी। कैसे करेंगे, जिस नंबर से डेसिमल में बनाना है उसके बेस को देखो और डिजिट बाय डिजिट उन्हें मल्टीप्लाई करते जाओ पावर के साथ। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 2 3 4 ऐसे पावर इनकी बढ़ती जाएंगी। तो 8 मल्टीप्लाइड 8 पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, तो दिस इज 1 दिस इज 8, ये हो गया 8 और ये 8 की पावर 1 भी 8, तो 8 प्लस 8 इज 16। तो डेसिमल में वो 16 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपका 18 जो है, अगर आपका 18 है हेक्साडेसिमल में, मान लो 18 आपने हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो फिर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे। यहां पर बेस कितना है 16, तो 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, तो कैसे हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0। तो क्या आया ये 16 प्लस 8, दिस इज 20। किसमें आया 24 हेक्साडेसिमल, ये डेसिमल में आपने कन्वर्ट किया। तो जो चीज 18 डेसिमल उसमें आ रही थी हेक्साडेसिमल में, वो डेसिमल में 24 है उसकी वैल्यू। इस तरह से आप इनमें कन्वर्जन कर सकते हैं। अब ये चीजें मैंने क्यों बताई उसको देखो। देखो मान लीजिए एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल आपके सामने लिख रही हूँ। सबसे पहले ऑक्टल कांस्टेंट के या डेसिमल कांस्टेंट का एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर कोई कांस्टेंट डेसिमल कांस्टेंट है तो उसे कैसे लिखा जाएगा। अब हम डेसिमल कांस्टेंट है ना, और ऑक्टल कांस्टेंट, और फिर हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ये 3 तरह के कांस्टेंट देखा हमने। जो इंटीजर कांस्टेंट है उसमें ये 3 तरह के कांस्टेंट्स आएंगे हमारे। तो देखिए इनमें क्या डिफरेंस हमें समझ में आएगा और किस तरह से ये दिखाई देंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि किस तरह का कांस्टेंट लगाया हुआ है। तो देखिए देखिए बेटा, सबसे पहले एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा इंट मेन, या सपोज एक छोटा सा कोड लिखती हूँ, हैश इंक्लूड
stdio.h और उसके बाद int main, है ना, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसके अंदर मैंने लिख दिया 12, a के अंदर मैंने लिख दिया 12। अब मैं इस a की वैल्यू को प्रिंट करूं, प्रिंट है कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू परसेंटाइल d, भाई इंटीजर है तो परसेंटाइल d कॉमा a, इसी तरह से प्रिंटफ लिखते हैं। इससे क्या होगा, a इज इक्वल टू परसेंटाइल d की जगह a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, है ना, तो बस, और इसके बाद लिखेंगे रिटर्न 0 और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। पहले हमने डिक्लेयर कर ली, उसमें इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 12, उसके बाद उस वैल्यू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या नजर आएगा, ये कैसा है, ये एक डेसिमल कांस्टेंट है। डेसिमल कांस्टेंट क्लियर, अगर कुछ नहीं लिखा है, एक डेसिमल नंबर लिखा है, नॉर्मल नंबर लिखा है, तो वो एक डेसिमल कांस्टेंट है। तो आउटपुट आपको दिखेगा a इज इक्वल टू 12, दिस इज योर आउटपुट। इस तरह से आपको आउटपुट नजर आ जाएगा, है ना। अब मैं इसे ऑक्टल कांस्टेंट की बात कर रही हूँ, किस तरह से होगा देखिए, इसी कोड को चेंज करेंगे। सपोज मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h और फिर इंट मेन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन आप इसको मैच करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है, ठीक है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक और बात है बेटा, कोड को हाथ से लिख लिख के देखो ताकि प्रैक्टिस में आए वो चीजें कि क्या क्या चीजें हम कैसे लिख रहे हैं। a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर यहाँ 1 2 लिखा और 1 2 से पहले मैंने 0 लगा दिया, 1 2 से पहले मैंने 0 लगा दिया। अब देखो क्या हुआ, प्रिंटफ a इज इक्वल टू परसेंटाइल d, क्योंकि है तो ये अभी भी इंटीजर कांस्टेंट, और a की वैल्यू ये प्रिंट करेगा और फिर हम लिखेंगे रिटर्न 0। ये बेसिक सिंटेक्स है, इसे हमने लिखना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इंपॉर्टेंट बात क्या देखने को मिलेगी, ये देखो जो समझना है, अगर हम किसी भी डेसिमल कांस्टेंट के पहले 0 लगा रहे हैं, 0 लगा रहे हैं, तो नाउ दिस बिकम्स अ ऑक्टल कांस्टेंट। एनीथिंग, कोई डेसिमल को अगर 0 से अगर वो शुरू हो रहा है तो दिस बिकम्स अ ऑक्टल कांस्टेंट, है ना, पहला डिजिट 0 आपने लगा दिया तो दैट इज एन ऑक्टल कांस्टेंट। नाउ दिस 12 इज एन ऑक्टल कांस्टेंट, है ना। तो जब प्रिंट होगा तो ये डेसिमल में कन्वर्ट होके उसके बाद a के अंदर जाएगा। तो जब आप इसे असाइन करोगे ना, तो 12 की वैल्यू है, ये 12 है, 12 से पहले 0 लगा हुआ है, तो इससे पता चला कि 12 जो है वो एक ऑक्टल कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल नंबर में अगर मुझे एक बात बताओ, नंबर है 128, क्या ये एक वैलिड ऑक्टल नंबर है? नहीं, क्योंकि 8 तो इसमें अलाउड ही नहीं है, 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स हैं। तो ध्यान रखनी है ये बात कि क्या चीज अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, ठीक है, बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 दोनों ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर है, तो इसलिए ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये वैल्यू, ऑक्टल वैल्यू को आप एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर असाइन करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट पहले कन्वर्ट होगी, पहले ये ऑक्टल वैल्यू इंटीजर बनेगी, उसके बाद ये a के अंदर जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑक्टल वैल्यू है 12, हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं कन्वर्ट करके बताती हूँ। 12 है ऑक्टल में, है ना, इसको मुझे डेसिमल में फाइंड आउट करना है, बेस 10 में मुझे निकालना है, और फिर वो जाके a के अंदर स्टोर होगी, ठीक है। तो अब इसको डेसिमल में चेंज अगर मैं करूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करते हैं हम, 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज़ टू पावर 0, तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा 8 प्लस 2 मतलब 10। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल मेरा क्रिएट हुआ है a, इसके अंदर जाके 10 स्टोर हुआ है, 12 स्टोर नहीं हुआ। यहां पर जब a क्रिएट हुआ था तो उसके अंदर जाके 12 एज इट इज स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, तो देखो आउटपुट में मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू, क्या आया, a की वैल्यू है 10, तो दिस विल बी द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग द आउटपुट, गॉट इट। अब देखिए तीसरा तरह का कांस्टेंट है आपका हेक्साडेसिमल कांस्टेंट। ये क्या कहता है, इसे कैसे देखते हैं, ये देखिए सेम प्रोग्राम बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, अगर मान लीजिए एग्जाम में कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी भी चीज को
एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे कि आप एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल से उसे एक्सप्लेन करिए, तो दिस विल बी द बेस्ट वन। छोटा सा कोड है, आप देखेंगे किस तरह से चेंजेस कर करके आप उसमें डिफरेंशिएट करके उसको इजीली समझा सकते हैं। हमेशा कोशिश करनी है इस तरह के जो प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें प्रोग्राम के थ्रू ही आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं। इन्हीं चीजों को लॉजिकली समझना है, याद रखना है और एग्जाम में भी उसी तरह से प्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर आप प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट, ठीक। अब यहाँ पर इंट मेन सेम कोड लिख रहे हैं और फिर इसके बाद लिखा इंट a इज इक्वल टू 0x12। देखो मैंने यहाँ 12 के पहले 0x लगा दिया, या इसकी जगह हम 0 कैपिटल X भी लिख सकते थे, है ना, स्मॉल x या कैपिटल X कुछ भी लिख सकते थे, है ना, और कैपिटल X लिख लो तो भी कोई बात नहीं, इट कैन बी रिटन एज कैपिटल X ऑल्सो। थोड़ा सा नीचे को लिख देती हूँ 0x12, है ना, दोनों केसेस में। नाउ दिस इज अ हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, नाउ दिस कांस्टेंट इज अ हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, दिस इज हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, है ना। और अगेन मैंने आपको कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस अब क्या करेंगे, पहले कोड अपना कंप्लीट करते हैं। प्रिंटफ a इज इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा, और ये a आपका यहाँ प्रिंट हो रहा है, और फिर लिख देंगे रिटर्न 0 और फिर हम इसको कर देंगे क्लोज। हो गया। अब देखो हो क्या रहा है कि आपका ये है 1 2, अब ये 12 हेक्साडेसिमल में है और आपको इसे डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल का क्या है बेस 16, 16 की पावर 0, 16 पावर 1, तो क्या हुआ 12 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 0, है ना। तो क्या आया ये, दिस इज 16 प्लस 2, दिस इज 18, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल में जो इसकी वैल्यू आई वो आई 18। तो जब ये प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 18 प्रिंट होगा। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, आउटपुट आएगा a इज इक्वल टू 18। इस तरह से जो आपके इंटीजर कांस्टेंट हैं उसके 3 पार्ट हैं। इंटीजर कांस्टेंट डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो इस केस में दिस इज अ डेसिमल कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन में ये चीज आपको याद रहेगी, क्योंकि थ्योरी में आप चाहे कितना भी पढ़ लें, आपको रिकॉल करने के लिए प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से बेटर कोई चीज नहीं होती, ठीक है। दिस इज अबाउट कांस्टेंट्स। अब देखिए, नाउ यू विल गेट इट। अब पढ़िए, तो इंटीजर कांस्टेंट होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल कांस्टेंट, ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये सब इसमें मैंने आपकी जानकारी के लिए लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के साथ आपने ये पढ़ लिया और ये समझ लिया कि किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर आते हैं आपके रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि बोथ इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों चीजें इसके अंदर होती हैं। जैसे यहाँ पर माइनस ये है 18.5, 0.18, ये सारे के सारे बहुत बड़ी वैल्यूज, बहुत छोटी वैल्यूज भी हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये बात जो हम कह रहे हैं स्मॉल ई या कैपिटल ई सिंबल का यूज करके कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है माइनस, मान लीजिए मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैंने कहा 20 या 32.56897, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, ये वैल्यू है ना। हो सकता है मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5, इसका मतलब क्या है कि आप इसको मतलब 10 रेज़ मतलब 1 के आगे 5 जीरो, मतलब 1 लाख से आप इसे डिवाइड कर दो, तो ये एक नंबर है, रियल कांस्टेंट है ना। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये पहला वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को तो हम कहते हैं मेंटेसा, है ना। ये है आपका ई, मतलब किस बेस की बात कर रहे हो, अगर आप एक्सपोनेंट उसकी बात कर रहे हो, डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये आपका बेस है 10 रेज़ टू द पावर, और ये दिस इज योर एक्सपोनेंट, है ना। तो इसी चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये मेंटिसा और एक्सपोनेंट तो लिख दिया, इसी बात को इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 32.56897 e - 5, दिस इज हाउ यू कैन राइट। पहले मेंटिसा,
उसके बाद एक्सपोनेंट -5, इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रियल नंबर्स को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो इतनी बात कर ली हमने, फिर आ जाते हैं हम कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स नई चीज है जो आप पहली बार यहाँ पर पढ़ेंगे। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। अब देखो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर क्या चीजें आती हैं। जो सी का कैरेक्टर सेट है उसमें 3 चीजें हैं, या तो अल्फाबेट्स हैं, या डिजिट्स हैं, या स्पेशल सिंबल्स हैं, है ना। अगर इनमें से किसी भी एक चीज को मैं उठाऊं और उसे सिंगल कोट में बंद कर दूं, जैसे मान लीजिए मैंने स्मॉल ए को उठाया और सिंगल कोट में इसे बंद कर दिया, मैंने 1 उठाया सिंगल कोट में बंद कर दिया, मैंने एक्स उठाया सिंगल कोट में बंद कर दिया, हैश उठाया सिंगल कोट में बंद कर दिया, 0 उठाया सिंगल कोट में बंद कर दिया, ठीक है। माँ और रादर मैंने सपोज सेमी कॉलन उठाया सिंगल कोट में बंद कर दिया, है ना, ब्रैकेट उठाया सिंगल कोट में बंद कर दिया, एनीथिंग। इनफैक्ट अगर मैं खाली सिंगल कोट रख के इसके बीच में खाली स्पेस छोड़ दूं, वो भी एक वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। आई होप यू गेट इट। क्या मतलब है इस बात का कि आपकी सी लैंग्वेज में जो जो चीजें हैं, चाहे सिर्फ एक उठाइए, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो स्पेशल सिंबल हो, और उसको सिंगल कोट्स में अगर आप एनक्लोज कर देंगे तो उसको हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट वो कहलाता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जब भी कंप्यूटर में सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स आप यूज करते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कुछ इंटीजर वैल्यूज होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर, जिसके जरिए ये पहचाने जाते हैं। उन्हें इनकी आस्काई वैल्यूज कहा जाता है। पता नहीं यहाँ पर लिखा है या नहीं, यहाँ लिखा नहीं है, जब आप बाद में पढ़ेंगे ना वहां ये बात समझ में आएगी। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स के करस्पॉन्डिंग कुछ इंटीजर वैल्यूज होती हैं। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स are stored as integers in computers. These fixed, ये चेंज नहीं हो सकती, these fixed integer values are called as ASCII values. ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पर इसके बारे में जिक्र अपने आप हो जाएगा। तो क्या है, जो सिंगल कांस्टेंट्स हैं, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वो कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर जब आप समझोगे ना, जब इंप्लीमेंट करोगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू होगी ना, उसी को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ध्यान रखनी है ये बात। लेकिन अगर कोई आपसे कहे ये तो वैलिड है ना, दीज आर वैलिड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स, तो ये वैलिड है, 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 ये सब वैलिड है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एक हमने लिखा, सपोज ये लिखा मैंने 1 2 और इसे सिंगल कोट में बंद कर दिया, क्या ये वैलिड है? नहीं। आपने 2 डिजिट एक साथ लिख दी, वो वैलिड नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको लिखनी है, चाहे कुछ भी लिखे, है ना। आपने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया x, क्या ये वैलिड है? नहीं, ये भी वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बस इस बात का ध्यान रखना है कि क्या वैलिड है और क्या वैलिड नहीं है। दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, है ना। सिर्फ एक चीज को करना है, एक के अलावा दूसरे भी नहीं डाल सकते। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि मैंने लिखा 12, सपोज x, या खाली x लिखा और फिर उसके बाद यहाँ आके इसको क्लोज कर दिया, तो अगेन दिस इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि ये जो है ये स्पेस है ना, दिस इज स्पेस। इसको अंडरस्कोर मत समझ लेना, ऐसे समझो कि अगर मान लो मैंने खाली x लिखा और यहाँ स्पेस छोड़ दिया, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, स्पेस इज नॉट अलाउड, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, सो इट्स इनवैलिड। ये इनवैलिड कांस्टेंट है ना, ये एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। आई होप यू गॉट इट। तो किसी भी चीज को सिर्फ एक कैरेक्टर सेट में से कोई एक चीज उठा के
सिंगल कोट्स में बंद करनी है आपको, वो एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। फिर आता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये क्या कहता है? ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब कि आप कोई भी कैरेक्टर सेट का कोई भी कॉम्बिनेशन कहीं भी कुछ भी, मतलब अब कोई वेरिएबल की तरह ऐसा नहीं है आइडेंटिफायर की तरह कि पहले ये नहीं यूज कर सकते, पहले आपको डिजिट नहीं लिखनी, कुछ भी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, एनीथिंग रिटन एनीवेयर, बस इंपॉर्टेंट क्या है कि इट शुड बी एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ सी कैरेक्टर सेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसको डबल कोट्स में आप बंद कर देते हो, वो आपकी स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें हुई। अब ये जो यहाँ एस्केप्ड सीक्वेंसेस लिखे हैं ना, ये अभी आपको पता नहीं है, आप धीरे धीरे बाद में देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ /n/t, ये जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं ये होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रिंट करते हुए /n लिख देते हैं ना, तो ये न्यू लाइन बना देता है, मतलब जो प्रिंट करेगा वो पहले अगली लाइन में कर्सर आएगा फिर प्रिंट होगा, ये बना देता है टैब। जो कंप्यूटर में टैब होता है ना, मल्टीपल स्पेसेस जनरेट करता है। अगर हम स्पेस बार टाइप करते हैं तो उस केस में तो एक स्पेस बनता है, टैब के केस में मल्टीपल स्पेसेस को कंबाइन कर दिया जाता है। तो ये बाद में देखेंगे। प्रिंटिंग के टाइम पर हम फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं कि हम अगली लाइन में डेटा दिखाना चाहते हैं या हम थोड़े स्पेस के बाद उसे शो करना चाहते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप अगर डबल कोट्स में कंबाइन कर दोगे, जैसे एक वैलिड स्ट्रिंग है हेलो, और क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ 1 और मैंने उसे डबल कोट्स में बंद कर दिया तो दिस इज वैलिड, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 डबल कोट्स में बंद है तो दिस इज ऑल्सो वैलिड। अगर मैं कहूँ ABC 1 2 3 तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैंने कहा हैश ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन, है ना, XY 1 2 डबल कोट्स बंद कर दिया, दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो एनी कॉम्बिनेशन इज वैलिड। ठीक है, तो स्ट्रिंग किसे कहते हैं? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सी कैरेक्टर सेट, बस एनक्लोज होना चाहिए डबल कोट्स में, दैट बिकम्स अ वैलिड स्ट्रिंग। तो दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखिए तो हम कांस्टेंट्स पढ़ रहे थे बेटा, कांस्टेंट में देखिए इसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। तो रियल कांस्टेंट हमने पढ़ लिया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़ लिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हमने पढ़ लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट कांस्टेंट्स। और अभी हम जब वेरिएबल्स की बात करूंगी मैं वहां पर और आपको एक चीज के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे। सेपरेट लेक्चर में खूब डिटेल में हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे, लेकिन बस यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि कंपाइलर को आप एक ऐसा सिंबल जो कि आप बता रहे हो कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो सिंबल ऑपरेटर कहलाता है। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो डिवीजन प्लस प्लस माइनस माइनस, ये जो ऑपरेशंस हैं ये एग्जांपल्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के, इनको पढ़ेंगे हम। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं आपके लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, नॉट इक्वल टू, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर लॉजिकल ऑपरेटर आ जाते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और नॉट, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ये 3 ऑपरेटर्स एक्सप्लिसिटली लिखे हुए हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी मैं बात करूंगी क्योंकि उसको हम रैंडमली हमेशा कहीं हर जगह यूज होता है, तो उसके बारे में आपको आइडिया उसका होना चाहिए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्चुअली इसी के अंदर आ जाता है ना। अब देखो, मान लो ऑपरेटर के बारे में मैं कह रही हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि x इज इक्वल टू a प्लस बी, मान लो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन लिखा, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो है ये तो है ऑपरेटर जो कि ये बता रहा है कि एक्चुअली क्या काम होना है, और ये जो a है और b है ये दोनों क्या है, इसके ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब वो डेटा जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है, दिस इज ऑल्सो ऑपरेंड, दिस इज ऑल्सो अ ऑपरेंड, है ना, दिस इज ऑल्सो ऑपरेंड, दिस इज ऑल्सो ऑपरेटर, दिस वन इज ऑल्सो ऑपरेटर, दिस इक्वल टू इज ऑल्सो ऑपरेटर। ठीक है, ये कैसा ऑपरेंड है, ये रिजल्ट ऑपरेंड है तो ऑपरेंड ही, इसके अंदर हम रिजल्ट स्टोर करवाएंगे। और ये आपके कैसे ऑपरेंड्स हैं, सोर्स ऑपरेंड्स, मतलब जिनके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो उसमें कुछ ऑपरेंड्स होंगे और कुछ ऑपरेटर्स होंगे, यही चीजें होंगी।
ऑपरेटर कौन कौन से हैं इसमें? 2 ऑपरेटर हैं, प्लस और असाइनमेंट, और 3 ऑपरेंड्स हैं, ए और बी। प्लस बता रहा है कि ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है, उसके बाद असाइनमेंट बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू ऐड होगी उस वैल्यू को आपको एक्स के अंदर डालना है। तो अगेन एक्स इज ऑपरेंड। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन के ये पार्ट होते हैं। तो ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में एक एक लाइन लिख के आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके स्पेशल सिंबल। एनीथिंग जो आपकी कीबोर्ड में नजर आ रही है वो आप अगर कहीं टाइप करते हैं तो दैट बिकम्स अ स्पेशल सिंबल। फिर वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमने अभी बात बताई कि वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो कि जिस टाइप का आपने वेरिएबल क्रिएट किया उस टाइप की कोई भी वैल्यू आप उसके अंदर असाइन कर सकते हो, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो देखिए, अ वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट दैट मे टेक ऑन एनी वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप। जैसे आपने अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि इंट x, तो x एक वेरिएबल है, फ्लोट y, तो y एक वेरिएबल है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा। फ्लोट टाइप का मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, अभी ये समझो। x एक इंटीजर वैल्यू लेगा, मतलब होल वैल्यू। अगर मैं कहूं कैर z, तो z एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कराएगा। इस तरह ये x y z जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, और वैसे क्या है ये हैं तो ये वेरिएबल टाइप के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली इनके जो नाम है वो आइडेंटिफायर्स हैं, जो मैंने आपको भी बताया भी था, है ना। तो x जो है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ले सकता है, किसी भी टाइप की कोई इंटीजर वैल्यू। बार बार इसमें आप पहले इसमें 10 दे दो, फिर 20 दे दो, फिर 30 दे दो, ये सब अलाउ करेगा, चेंज होती रहेंगी इसकी वैल्यू अगर आप रिक्वायर्ड है आपको तो। ऐसे ही y जो है उसमें बस फ्लोट वैल्यू होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होनी चाहिए, चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो ही क्यों ना हो, और उन वैल्यूज को आप चेंज करते रहो, इसीलिए तो ये वेरिएबल है। z की भी वैल्यू आप अपने प्रोग्राम में मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो सारी वैल्यूज कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। तो कांस्टेंट क्या है, वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और वेरिएबल क्या है, वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, अब इस बात से रिलेटेड एक चीज जो मुझे आपको बतानी है, चलिए वो यहां पर बताती हूँ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की बात हम कर रहे हैं तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। देखिए बेटा, हम क्या हमारे पास सबसे, अब मैं क्वेश्चन में आपसे पूछती हूँ, किस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रही हूँ कि क्या हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं? बहुत ध्यान से समझना, क्या हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं? वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने का मतलब क्या है कि कोई पैदा तो ऐसा हुआ है, प्रॉपर्टी उसकी बाय डिफॉल्ट जन्म से तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने उसको बाद में कुछ ऐसा कर दिया कि अब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, और वेरिएबल क्रिएट करने के टाइम पर आपने उसकी इनिशियल वैल्यू बता दी और उस पर उसको कांस्टेंट बना दिया कि भाई है तो ये वेरिएबल, यूज कर लो इसे अपने प्रोग्राम में, लेकिन इसकी वैल्यू को चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये काम आप सी प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे? तो देखिए, अब आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल समझें। मान लीजिए मैंने कोई कोड लिखना है, हैश इंक्लूड, ये एक्सप्रेशन नहीं है, अलग टॉपिक है, हैश, या लिख देती हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड। एक कीवर्ड है सी में कॉन्स्ट, जिसकी हेल्प से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को किसी एक वैल्यू पर फिक्स कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फिर मॉडिफाई नहीं हो सकती। देखो, मान लो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर मैंने लिखा इंट मेन, इसके अंदर इंट a इज इक्वल टू 10, और फिर दूसरा लिखा मैंने कॉन्स्ट इंट b इज इक्वल टू 20। ठीक, अब मैंने यहां क्या कहा कि प्रिंटफ, यहां चलो मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 40। ठीक है, और फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रिंटफ a इज इक्वल टू परसेंटाइल d एंड b इज इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा a कॉमा b। क्या कर रहे हैं इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में, हम a और b दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट में ऐसे करते हैं, डबल कोट्स में जो लिखते हैं एज इट इज दिखाई देता है, तो a इज इक्वल टू लिखा मिलेगा, परसेंटाइल d की जगह पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू दिखेगी, एंड दिखेगा, फिर b इज इक्वल टू लिखा दिखेगा, फिर परसेंटाइल d की जगह b की वैल्यू लिखी दिखेगी, इस तरह से होगा। अब देखो, इस कोड के अंदर हमने क्या कहा, बहुत ध्यान से चीज ऑब्जर्व करनी है कि ये जो लाइन है कॉन्स्ट इंट b इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है
कि यहाँ तो a क्रिएट हुआ और इसकी वैल्यू यहाँ पर आपने 10 दे दी, यहाँ पर b क्रिएट हुआ और उसकी वैल्यू आपने 20 दे दी, है ना। अब a तो एक वेरिएबल है तो b भी एक वेरिएबल जिस तरह से क्रिएट किया, लेकिन उसके वेरिएबल क्रिएशन के सामने मैंने यहां पर एक कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लिया। इट मेक्स b या इट मेक्स द वैल्यू ऑफ b फिक्स्ड टू 20। इसने b की वैल्यू को 20 पर फिक्स कर दिया, ताला लगा दिया। b की वैल्यू 20 करके इसने इसको लॉक कर दिया। अब पूरे प्रोग्राम में आप b की वैल्यू मॉडिफाई करोगे तो मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपने कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, इस b की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया b 20 पर। 20 पर आप इसको 20 के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये तो वैलिड है, ये तो एक वैलिड स्टेटमेंट है, एक वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन b इज इक्वल टू 40 अब इनवैलिड है। इनवैलिड मतलब यहां पर ये एरर जनरेट होगी। कंपाइलर कहेगा कि अच्छा जी अभी तो आपने b की वैल्यू को 20 पे फिक्स किया था, अब आप चेंज कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर एरर आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो दिस इज हाउ, अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स करना चाहते हो तो जिस टाइम पर आप वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हो उस टाइम पर उसको इनिशियल वैल्यू दे दो, वो उसी वैल्यू पर फिक्स हो जाएगी। इस बात का ये मतलब नहीं है अगर मैं यहाँ लिखने लगूँ ना, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया इस तरह से कि मेन, और मेन के अंदर यहाँ मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, ये तो वेरिएबल हो गया, और फिर मैंने लिखा कॉन्स्ट इंट b और फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू 20, तो ये काम नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा। ये कॉन्स्ट इंट b जो है ऐसे नहीं लिख सकते आप। आपको अगर कांस्टेंट बनाना है b को तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। कॉन्स्ट इंट b इज इक्वल टू 20, आपको ये लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिख के आप इसे कांस्टेंट नहीं बना सकते। मतलब जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तभी उसकी वैल्यू साथ साथ उसे दें, तभी तो कंपाइलर इसको फिक्स करेगा वैल्यू को, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो करना है तो साथ साथ आप उसको इनिशियल वैल्यू दें, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ध्यान से इनको समझ के चलना है। कई बार एग्जाम में आउटपुट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो मतलब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स भी कर सकते हैं सी में, ठीक। अब देखिए, तो कॉन्स्ट भी एक नया कीवर्ड पता चला। कीवर्ड क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड जिसकी वैल्यू को हम सिर्फ देखो इसीलिए यूज करते हैं, इसके अलावा हम और कहीं कॉन्स्ट को यूज नहीं करते। किसी वैल्यू को फिक्स करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसे कॉन्स्ट को यूज करते हैं। चलिए, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, वेरिएबल, फंक्शन कॉल्स, उसे हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं। जैसे a प्लस बी लिखा तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये एक रिलेशनल ऑपरेशन कर रहे हैं, ये भी एक्सप्रेशन है। कोई फंक्शन कॉल करेंगे उसको भी एक्सप्रेशन कहेंगे। तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, फंक्शन कॉल्स एंड सिंबल्स, ऑपरेटर्स, इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जैसे आप लिख रहे हैं a प्लस बी माइनस सी एंड x प्लस वाई, है ना, सपोज z इज इक्वल टू, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, सिंबल्स, ऑपरेंड्स, है ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बस जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दिस इज ABCD ऑफ सी प्रोग्रामिंग, जो बेसिक बेसिक बातें समझ के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा बेटा कि सी का जो कैरेक्टर सेट है, क्या क्या चीजें यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, उनके बारे में हमने आज थोड़ा थोड़ा पता किया। और देखो एग्जाम में ऑपरेटर ऑपरेंड्स में डिफरेंस पूछा गया। आइडेंटिफायर क्या होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करिए। इसमें रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर भी आप पूरा समझाएंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में, उनको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पर देखो एक्सप्लेन करने का मतलब क्या, अगर मान लो बड़े क्वेश्चन में ये आए तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइडेंटिफायर आपको पता है। आइडेंटिफायर और कीवर्ड के नाम को एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर के नाम के क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जब आपको किसी भी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में बताना होता है तो आपको ये सोच के बताना है कि सामने वाले बंदे को ये चीज नहीं आती और हम उसको सिखा रहे हैं। तो जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, आपको उसके बारे में पता है, वो सारी बातें आपको वहां पर लिख के आनी है और प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के साथ लिखनी है। थ्योरी में लिखेंगे तो उसका कोई पर्पज नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे। तो आपको कंसेप्चुअली समझना है और प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा। इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बेटा। दैट्स इट फॉर नाउ। उसके बाद एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि CS स्ट्रीम के जो सारी ब्रांचेस के बच्चे हैं, जितनी भी CS की ब्रांचेस हैं, लाइट ब्रांचेस,
15, 16, 17 ब्रांचेस हैं ओवरऑल। तो उसमें 26, 27 का जो नया सिलेबस आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस को इनकलकेट करते हुए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आरंभ बैच 2.0 नाम से इस बैनर के साथ ही आपको मिलेगा। सीएस के स्टूडेंट्स की पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, सारे ब्रांचेस के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन और कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट का कोर्स स्पेसिफिक ही सिलेबस है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिक्स का सिलेबस अलग है और मैकेनिकल के बच्चों का फिजिक्स का सिलेबस अलग होगा। तो आप जिस ब्रांच के हैं उसी ब्रांच का जो कोर्स है, इस तरह का बैनर आपको ब्रांच का नाम यहाँ लिखा मिलेगा, उसी कोर्स में आपको एनरोल करना है। वहां पर फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर बेटा अवेलेबल हो रहे हैं, और आप उस कॉम्बो में अप्लाई करके अपना जो कूपन है, जो भी व्हाटएवर इज अवेलेबल विद यू पीपल, ये कोर्स लाइव है, इसमें आप लॉग इन करके अपनी पढ़ाई को एनरोल कर लीजिए, इसमें पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको वन शॉट इसका मिलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लेक्चर्स यूनिट 1 के कुछ लेक्चर्स आपके यूट्यूब पर आएंगे, बाकी सारे लेक्चर्स जो होंगे वो एप्लीकेशन में रहेंगे। तो आप लोगों को कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो आप एप्लीकेशन में एनरोल करके अपनी पढ़ाई टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।